जय हिंद। आज हम टेंस के बारे में सीखेंगे। टेंस में जो सबसे पहला चैप्टर होता है जिसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे कि ये क्या होता है और आपको इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसे कैसे पता करते हैं और इसके जितने वाक्य होते हैं उसे कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि यदि आप स्किप करेंगे तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि कैसे बनाया जाएगा। तो इसलिए आप वीडियो स्किप मत करिएगा, अच्छे से इसको देखिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस टेंस के लिए किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये टेंस का जो पहला चैप्टर है वह है टेंस में प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है। यानी टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो यह प्रेजेंट टेंस में जो पहला उसका भाग होता है, यानी कि जो उसका पहला चैप्टर होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यही है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी पहचान को देख लेते हैं। पहचान, अब पहचान की आवश्यकता क्यों होती है? तो पहचान की आवश्यकता तो होगी ही, क्योंकि किसी भी वाक्य को यदि हमें अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना है तो सबसे पहले हमें ये पहचानना होता है कि वह वाक्य किस टेंस का है, तभी हम उस वाक्य को उस टेंस में ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो पहचान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी से पता चलता है कि हाँ, यह वाक्य किस टेंस का है और इसका ट्रांसलेशन किस बेस पर बनेगा। तो चलिए देखते हैं। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी क्या पहचान है? तो ऐसे वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं ऐसे शब्द लगे रहते हैं। यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं, ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंत में ये ता है, ती है, ते है, ता हूं ऐसे शब्द लगे रहते हैं। अर्थात जिस भी टेंस के अंत में ये सब लगे रहे वह कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आया समझ में? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है? ता है, ती है, ते है, ता हूं। चलिए अब आइए देख लेते हैं। अब इसमें ये जो टेंस है, इसमें अलग अलग हेडिंग हमें पढ़ना रहेगा। तो इसमें जो सबसे पहली हेडिंग है वह है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि न ही नकारात्मक होते हैं और न ही इंट्रोगेटिव होते हैं। मतलब ये ऐसे वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं, यानी इसमें ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें न तो नहीं शब्द होता है और न ही कोई प्रश्नवाचक शब्द होता है। ऐसे वाक्य जिसमें न तो कोई नहीं शब्द हो और न ही कोई प्रश्नवाचक शब्द हो, तो ऐसे वाक्य को ही हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है उसे हम देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव वाक्य को बनाने के लिए आपको कुछ सब्जेक्ट का पता होना आवश्यक है। जैसे देखिए, यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर हो, यानी यदि सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट सिंगुलर नंबर हो। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन का कोई कर्ता। यानी यदि सब्जेक्ट में ही हो, सी हो, इट हो या फिर एक वचन का कोई कर्ता हो, तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। यानी इन सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब यस या ईएस जोड़ा जाता है तो जो वर्ब बनता है वही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या एस जोड़ने पर जो भी हमें प्राप्त होता है उसे ही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं।
अब यानी ये जो सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट में से रहेगा तो आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। और यदि सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या प्लूरल नंबर का हो, यानी यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, दे, यू और प्लूरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन सब्जेक्ट, यानी एक से ज़्यादा नाम हो सकता है बहुवचन में, एक से ज़्यादा वस्तुएं कोई भी हो सकती है, यानी दो से लेकर के अधिक वस्तुएं, अधिक नाम, ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। तो यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर वाला हो या फिर इनमें से कोई हो तो उनके साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ेंगे, यानी उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे। अब वाक्य को बनाना है तो किस स्ट्रक्चर पर बनाना है, यानी पहले क्या रखना है, यानी कब कब क्या रखना है, ये सब इस फार्मूले में बताया गया है। यानी ये वाक्य जो दिए हैं इनको बनाने के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के ही वाक्य, इनको बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि पहले क्या रखेंगे। तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे, सब्जेक्ट को रखेंगे, यानी वाक्य में हम सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, सब्जेक्ट को ढूंढ करके उसकी अंग्रेजी को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। हमने आपको बताया ही है कि यदि ये यानी इनमें से कोई सब्जेक्ट हो तो फिफ्थ फॉर्म लगेगी, और यदि सब्जेक्ट इनमें से कोई हो तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो उसके अनुसार हम लगा देंगे, यानी सब्जेक्ट यदि इनमें से है तो फिफ्थ फॉर्म, और यदि सब्जेक्ट इनमें से है तो फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट को रखना है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म सब्जेक्ट के अनुसार हम रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद जो भी शब्द बचता है अदर वर्ड में आता है, तो ऑब्जेक्ट के बाद जो शब्द बचेगा उसको हम अदर वर्ड में लिख देंगे। चलिए अब इस वाक्य को इसी फार्मूले पर बनाते हैं, बनाना सीखते हैं कि कैसे बनता है। तो देखिए पहला वाक्य लिखा है, मैं यहाँ रहता हूँ। अब सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें कौन सा शब्द सब्जेक्ट है, पूरे वाक्य को हम एक साथ ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बस ध्यान से देखिए। इस पूरे वाक्य में हम सब्जेक्ट को ढूंढ करके पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना है, तो पहले वाले वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, हाँ मैं हो गया यानी आई। दूसरे वाले में सब्जेक्ट क्या है, वे, दे। तीसरे वाले में सब्जेक्ट क्या है, वह, यहाँ स्त्रीलिंग है तो सी। चौथे वाले में सब्जेक्ट क्या है, हम, यानी कि वी। पांचवे वाले में सब्जेक्ट क्या है, राम और श्याम, ये दोनों सब्जेक्ट हैं, तो राम एंड श्याम। सिक्स वाले वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता। हाँ, यदि आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है कि ये वाक्य में कहाँ होते हैं, इन्हें कैसे पहचानते हैं, तो मैंने इस टॉपिक पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले टॉपिक पर अलग से एक वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं। उसमें बिल्कुल क्लियरली आपको समझाया गया है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कहाँ होते हैं और कैसे इन्हें पहचानते हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सब्जेक्ट हमने लिख दिया, अब क्या है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखेंगे। तो आपको बताया ही गया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगेगा और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म किसके साथ लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसा सब्जेक्ट है, ये वाला है ना, यानी प्लूरल नंबर में जो सब्जेक्ट आते हैं वे है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ V1, यानी इसमें वर्ब क्या है, रहना। वर्ब क्या है, रहना। रहना किस मने, तो लीव मने रहना होता है, यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दूसरे वाले वाक्य में हम देख लेते हैं, वर्ब क्या है, जाना। जाना किस मने, गो,
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमें यहाँ पे चूँकि सब्जेक्ट दे है इसलिए हमें V1 को ही लगाना है, अर्थात गो। तीसरे में सब्जेक्ट क्या है सी, इसके साथ क्या लगेगा V5। तो इसमें वर्ब क्या है सहायता करना, सहायता करना हेल्प, यानी V5 हमें चाहिए तो हेल्प्स। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, V सब्जेक्ट है, इसके साथ V1 लगेगा यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इस वाक्य में वर्ब क्या है रहना, रहना किस माने लीव। पांचवें वाले वाक्य में देख लेते हैं, सब्जेक्ट राम और श्याम यानी दो नाम है, तो बताया ही गया है दो या दो से अधिक नाम प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं तो उनके साथ हम V1 यूज करते हैं, अर्थात ये। इस वाक्य में वर्ब क्या है पढ़ना यानी रीड। अगले वाक्य में सीता सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है यानी इस कैटेगरी में है ये सब्जेक्ट आएगा, इसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है बुनना, बुनना किस मीन्स बुनना नीट, तो V5 वर्ब की फिफ्थ फॉर्म चाहिए यानी नीड्स। यहाँ तक सभी में हो गया। अब आगे आइए ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है तो मैं हो गया, रहना हो गया, और ये तो पहचान है सभी टेंस का, इस टेंस का ये सब तो पहचान है। अब इसमें क्या बचा यहाँ, तो यहाँ की अंग्रेजी हियर। उसके नीचे वाले वाक्य में देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है विद्यालय, यानी चूंकि यह स्थान है इसलिए इसके पहले प्रीपोजिशन यूज होगा टू, स्कूल। इसमें क्या बचा मेरी, यानी इसमें जो ऑब्जेक्ट है मेरी है, मेरी की अंग्रेजी मी। चौथे वाले वाक्य में भारत में, तो में की अंग्रेजी पहले लिखेंगे क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं इसमें लेकिन ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन की अंग्रेजी पहले लिखेंगे इन, भारत का इंडिया। इस वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है वहाँ, यानी कि देयर। इस वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है एक स्वेटर, तो अ स्वेटर। ऑब्जेक्ट तक सब में हो गया। अब आगे देखते हैं इनमें अदर वर्ड भी हैं या नहीं। तो पहले में कुछ भी नहीं है तो फुल स्टॉप यूज करेंगे। दूसरे में प्रतिदिन यह बचा है तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे डेली। अब इसमें भी कुछ नहीं बचा तो फुल स्टॉप लगाएंगे। तीसरे में कुछ भी नहीं बचा तो फुल स्टॉप। चौथे में कुछ भी नहीं बचा तो फुल स्टॉप। पांचवे में कुछ भी नहीं बचा तो इसमें भी फुल स्टॉप। छठे में इसमें भी कुछ नहीं बचा हुआ है तो फुल स्टॉप। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आपने इसे बनाना सीखा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब को हम यूज करते हैं। चलिए अब निगेटिव को देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो निगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें नहीं शब्द आता है, यानी ऐसे वाक्य जिनमें नहीं शब्द हो वह निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। निगेटिव वाक्य बनाने के लिए अफर्मेटिव से थोड़ा सा अलग तरीके से इसे बनाया जाता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है आइए देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप क्या करेंगे,
ही सी इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट के रूप में यदि ही सी इट और एक वचन वाला सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब डज नॉट लगाएंगे। क्या लगाना है? डज नॉट। किनके साथ? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही सी इट और एक नाम या एक कोई वस्तु। दूसरे को समझ लेते हैं। यदि सब्जेक्ट क्या रहेगा? आई वी दे यू, या दो से अधिक नाम वाला सब्जेक्ट रहेगा, या फिर दो या दो से अधिक वस्तु वाला सब्जेक्ट रहेगा, तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट को लगाएंगे। अर्थात इनमें से यदि कोई सब्जेक्ट आता है या फिर इनमें से कोई शब्द सब्जेक्ट के रूप में रहता है तो हम डज नॉट लगाएंगे, और यदि इनमें से कोई सब्जेक्ट और यदि इनमें से कोई वर्ड सब्जेक्ट के रूप में रहता है तो हम डू नॉट लगाएंगे। अब इसका फार्मूला आप एक बार देख लीजिए। इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद डज नॉट या डू नॉट लगाना है। यहाँ पे आपको क्लियरली बताया गया है कि किस सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगेगा। तो डज नॉट और डू नॉट को लगाएंगे, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे। इसमें केवल एक ही वर्ब यूज होगा जो कि है V1, भी फिफ्थ का नहीं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर अदर वर्ड को लिख देंगे। चलिए इसके वाक्य को भी हम बनाना देखते हैं, बनाना सीखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढ करके लिख देंगे। सब्जेक्ट लिखा है यानी सभी में हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो पहले में सब्जेक्ट क्या है? यू। दूसरे में सब्जेक्ट क्या है? आई। तीसरे में सब्जेक्ट क्या है? दे। चौथे में सब्जेक्ट क्या है? ही। पांचवें में सब्जेक्ट क्या है? गीता। सब्जेक्ट लिख दिया गया। आगे देखते हैं क्या लिखना है। या तो डज नॉट लगाना है या डू नॉट लगाना है, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा। पहले में सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ बताइए क्या लगना चाहिए? हाँ, डू नॉट। दूसरे में बताइए आई सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगना चाहिए? डू नॉट। तीसरे में बताइए दे सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगना चाहिए? डू नॉट। चौथे में बताइए ही सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगना चाहिए? डज नॉट। पांचवे में बताइए गीता सब्जेक्ट है जो कि एक नाम है अर्थात सिंगुलर है, तो क्या लगना चाहिए? डज नॉट। अब यहां तक हमने लिख दिया। अब आगे हम बढ़ते हैं। V1 लगाना है हमको। तो पहले वाक्य में वर्ब क्या है? पूरा करना। कंप्लीट। दूसरे वाक्य में वर्ब क्या है? जानना। नो। तीसरे वाक्य में वर्ब क्या है? पढ़ाई करना। स्टडी। चौथे वाले वाक्य में वर्ब क्या है? जाना। गो। पांचवे वाले वाक्य में वर्ब क्या है? गाना। सिंग। अर्थात हमने यहाँ तक वाक्य को बनाया हुआ है, यानी वर्ब में, यानी वर्ब तक सभी में हो गया है। अब आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट। पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? अपना कार्य। तो अपना की अंग्रेजी अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग लगाया जाता है। जैसा कि इसमें सब्जेक्ट यू है तो इसमें अपना की अंग्रेजी योर, और कार्य का वर्क।
दूसरे उसके नेक्स्ट वाले वाक्य में, दूसरे वाले वाक्य में देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, उन्हें, देम। तीसरे वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो हम फुल स्टॉप लगा देंगे जब कुछ नहीं बचा है तो। चौथे वाले वाक्य में सब्जेक्ट, चौथे वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, अपने गांव। तो टू, अपने की अंग्रेजी आपको अभी बताया ही गया है कि अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अपने की अंग्रेजी अलग अलग होती है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है, यानी ही है। तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज, और गांव का विलेज। पांचवें वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, एक मधुर गीत। ये तीनों वर्ड ऑब्जेक्ट हैं। तो एक की अंग्रेजी लिखेंगे पहले ए, मधुर का स्वीट, गीत का सॉन्ग, यानी ऑब्जेक्ट तक लिख दिया गया है। अब देखते हैं अदर वर्ड भी बचा है। पहले वाक्य में कोई भी नहीं, कोई भी वर्ड लिखने को नहीं है तो फुल स्टॉप। दूसरे में इसमें भी नहीं कुछ भी है तो फुल स्टॉप। तीसरे में, तीसरा तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। चौथे में कुछ भी नहीं है तो फुल स्टॉप। पांचवें में इसमें भी कुछ नहीं है तो फुल स्टॉप। यानी ऐसे वाक्यों को इस तरीके से बनाया जाता है, बिल्कुल इजी तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं है इन्हें बनाने में। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसके साथ हमें डज नॉट यूज करना है और किसके साथ डू नॉट यूज करना है। आइए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसे पहचानते कैसे हैं। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रश्न किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है, वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इसकी दूसरी पहचान ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी होता है, अर्थात कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क आपको लगा हुआ दिखाई देगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह आपको मिलेगा। तो इस तरीके से दोनों को हम पहचान सकते हैं, या तो प्रश्न करेगा या फिर उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं। अब आइए हम इस टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्य को बनाना सीखते हैं कि कैसे बनाते हैं इस टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्य को। ये इसके कुछ फीचर्स लिख दिए हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, और उसके एग्जाम्पल भी हैं ये, तो आप देख लीजिएगा उससे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसमें भी कई मॉडल के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कई तरह के इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, और जो ये कई तरह के इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं ये सभी अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। और जितना भी इंट्रोगेटिव वर्ड है ये सब हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, लिख दिया है कि इंट्रोगेटिव वर्ड कितने होते हैं। ये सभी इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, यही सभी जितने वर्ड लिखे गए हैं ये इंट्रोगेटिव वर्ड कहलाते हैं। चलिए देख लेते हैं। क्या, व्हाट मीन्स, कब, व्हेन, क्यों, वाई, कैसे, हाउ, कहाँ, वेयर, कितना, हाउ मच, कितने या कितनी, हाउ मेनी, कौन सा, विच, किसका, हुज, कौन, हु, किसे या किसको, हूँ। ये सभी इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द या प्रश्नसूचक शब्द यही कहलाते हैं ये सारे। अब जैसा कि आपको बताया ही गया है कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ आप कुछ वाक्य को यहाँ देख रहे हैं, ये सारे वाक्य एक ही फार्मूले से बनाए जाएंगे। ये सेम फार्मूले से तो बनेंगे नहीं, लेकिन हम लोग एक ही फार्मूले से इन सभी वाक्यों को बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे तो ध्यान से देखिए। जो 6 वाक्य दिए हुए हैं इसको बनाना सीखेंगे बहुत ही इजी तरीके से। आप देखिए, चलिए देखिए। सबसे पहले तो हम ऐसे वाक्य को बनाएंगे जो क्या से शुरू होते हों। कैसे वाक्य? क्या से।
यानी जो वाक्य क्या से शुरू होते हों उनको हम जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब से ही बनाना शुरू करेंगे। अर्थात ऐसे वाक्य जो क्या शब्द, क्या एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो ऐसे वाक्य जो प्रश्नसूचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू होते हों, ऐसे वाक्य को बनाने के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं उस टेंस का, और इसमें हेल्पिंग वर्ब है डू या डज। तो ये दोनों वाक्य हैं, इनको बनाने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ डू और डज से, यहाँ से हमें इनको बनाना है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला वाक्य लिखा है, क्या वह रोज कॉलेज जाता है। अब वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो क्या से शुरू हुआ है तो आप क्या की अंग्रेजी वाट मत लगाइएगा, क्योंकि क्या की अंग्रेजी वाट उस समय लगती है जब क्या शब्द बीच में रहता है, लेकिन यहाँ तो बीच में नहीं है, यहाँ तो पहले है। तो जब भी वाक्य पहले रहता है तो क्या की अंग्रेजी हम वाट न लगा करके जो टेंस रहता है उसकी सहायक क्रिया को लिखते हैं। तो जो ये टेंस है इसमें सहायक क्रिया डू और डज है, तो डू और डज के अनुसार ही हमें इसमें से कोई एक लगाना है। तो इस दोनों वाक्यों को हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, यानी डू या डज से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों शब्द क्या शब्द से शुरू हुए हैं। चलिए आइए, क्या वह रोज कॉलेज जाता है, तो डू या डज में से एक लगाना है क्या की अंग्रेजी। अब डू या डज में से क्या लगेगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है हमें डू या डज, और हमें पता भी है, इसके पहले बताया ही गया है कि डज किसके साथ प्रयोग होता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ, तो ही सी इट और एक नाम रहता है तब डज लगाया जाता है, और आई वी दे यू और दो नाम रहता है तो डू लगाया जाता है। यानी जिसके साथ आप डज नॉट और डू नॉट लगा रहे थे उसमें से केवल नॉट हटा दीजिए, बाकी सेम रहेगा। जिस सब्जेक्ट के साथ आप निगेटिव में डज नॉट या डू नॉट लगा रहे थे वही वाला इसमें भी प्रोसेस है, उसमें से केवल आपको नॉट हटा देना है, यानी नॉट हटा देंगे दोनों में से तो केवल डू और डज बचेगा। तो जिस सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगा रहे थे वहाँ पे आप डज केवल लगाएंगे, जिस सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगा रहे थे वहाँ पे आप केवल डू को लगाएंगे, यानी वही ये बताया गया है। तो चलिए, क्या वह रोज कॉलेज जाता है, तो यहाँ पे क्या कि अंग्रेजी डू या डज में से कोई एक लगाना है, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाएंगे। सब्जेक्ट वह है तो वह के अनुसार क्या लगेगा, लगना चाहिए यहाँ पे डज। अब सब्जेक्ट क्या है, वह, ही। वर्ब क्या है, जाना, गो। ऑब्जेक्ट क्या है, कॉलेज, तो टू कॉलेज। अदर वर्ड क्या है, रोज, पर डे या डेली। अब इस वाक्य में कोई और शब्द नहीं बचा लिखने के लिए तो क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही दूसरा भी बनेगा, क्या वे अपना पाठ याद करते हैं, तो क्या की अंग्रेजी हम डज या डू में से कोई एक लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पे दे है तो क्या लगना चाहिए, डू। सब्जेक्ट क्या है, वे, यानी दे। वर्ब क्या है, याद करना, लर्न। ऑब्जेक्ट, अपना पाठ, अपने की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार देयर, पाठ का लेसन, और कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन मार्क। तो जो शब्द क्या से शुरू होंगे उन्हें हम डू या डज से बनाना शुरू करेंगे। अब आइए ऐसे वाक्य को बनाना सीखते हैं इंट्रोगेटिव के जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हो, अर्थात ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आते हो उनको हम कैसे बनाएंगे। ये तीसरे और चौथे वाले वाक्य में देखिए, ये दोनों क्वेश्चन वर्ड बीच में आए हैं, केवल क्वेश्चन वर्ड है, इनके साथ नाउन नहीं है। अभी नाउन वाला जो है उसे नीचे बताया जाएगा। तो केवल यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तब हम उन्हें कैसे बनाएंगे। तो यदि केवल क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो उनको हम क्वेश्चन वर्ड से ही बनाना शुरू करेंगे, लेकिन हम वहाँ पे इसको नहीं लगाएंगे, यानी नाउन को नहीं लिखेंगे। नाउन को अभी हम नहीं लिखेंगे। यदि केवल वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हुआ हो, नाउन ना उसके साथ हो, तो हम नाउन को नहीं लिखते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड से इस वाक्य को हम बनाना शुरू करते हैं।
जैसे तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पे आप देख लीजिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, तो उसकी अंग्रेजी लिखिए वेयर। अब नाउन तो लगाना नहीं है, डू या डज में से एक लगाना है, तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ क्या लगना चाहिए, डू। सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में, तुम, यू। वर्ब क्या है इस वाक्य में, रहना, लीव। इस वाक्य में और कोई वर्ड बचा हुआ नहीं, क्वेश्चन वर्ड। उसी तरीके से चौथा भी बनेगा, आपके पिताजी दफ्तर कब जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड जो है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, यानी व्हेन। डू या डज में से सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगना चाहिए, सब्जेक्ट है आपके पिताजी, यानी कि सिंगुलर। डज सब्जेक्ट क्या है, आपके पिताजी, तो योर फादर। वर्ब जाना, गो। ऑब्जेक्ट तो कहाँ जाना है, दफ्तर, ऑफिस। और कोई वर्ड शेष नहीं है, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आते हैं उनको बनाते हैं। ऐसे इंट्रोगेटिव वाक्यों को बनाना सीखेंगे जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में रहते हैं और उनके साथ कोई नाउन भी रहता है। तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम सेम इसी तरीके से बनाएंगे, बट बस थोड़ा सा अंतर रहेगा कि जो नाउन रहेगा उसको हम लिख देंगे। इसमें हम नाउन को लिख देंगे, यानी जहाँ पे नाउन हट रहा था अब वहाँ पे नाउन को लिख दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन भी आ गया है, तो इसलिए हमें लिख दिया जाएगा। अब पता कैसे चलेगा कि नाउन क्या है, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद ही जस्ट रहता है। जैसे पांचवें वाले वाक्य में देख लीजिए, लिखा है वह बच्चा प्रतिदिन कितना पानी पीता है। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितना, और इसके बाद जो भी शब्द है ये पानी, यही क्या है हमारा नाउन। तो इस तरीके से पता चल रहा है कि क्वेश्चन वर्ड है और साथ में उसके नाउन भी आया है। लेकिन इन दोनों में आप देखेंगे तो केवल क्वेश्चन वर्ड दिखाई देंगे, कहाँ, कब, लेकिन इनके साथ कोई नाउन नहीं है। इनके बाद तो वर्ब आ गया है, तो ये सेंटेंस उसके नहीं हैं, ये सेंटेंस उसके हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड और साथ में नाउन है, तो हम नाउन को भी लिख देंगे। चलिए देखते, क्वेश्चन वर्ड इस वाले वाक्य में क्या है, कितना, हाउ मच। नाउन क्या है, पानी, वाटर। डू या डज में से क्या लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, वह है सब्जेक्ट, यानी कि डज। सब्जेक्ट क्या है, वह बच्चा, दैट चाइल्ड। वर्ब क्या है, पीना, ड्रिंक। और क्या बचा, ऑब्जेक्ट में क्या बचा, प्रतिदिन, डेली। और इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ऐसे वाक्य जो क्वेश्चन वर्ड और नाउन दोनों आप अपने अंदर रखता हो, ऐसा वाक्य जो जिसमें क्वेश्चन वर्ड और नाउन दोनों आए हुए हों, उसको हम ऐसे बनाते हैं, यानी नाउन को भी क्वेश्चन वर्ड के बाद जस्ट लिख देते हैं। ऐसे वाक्य को हम बनाना सीखते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी हो और नाउन भी हो और साथ में कोई प्रीपोजिशन भी आया हुआ हो। जैसे इसमें देख लीजिए, ये जो किस है ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसके बाद जो वर्ग है ये नाउन है और इसके बाद ये प्रीपोजिशन भी आया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम इसको बनाना सीख रहे थे जिसमें
जैसे हम इसे बनाना सीख रहे थे, इसके पहले वाले सेंटेंस को, जिसमें क्वेश्चन वर्ड के बाद हम नाउन लिख दे रहे थे, इसको भी वैसे ही बनाएंगे क्योंकि इसमें नाउन आया हुआ है। लेकिन ये जो मे की अंग्रेजी है, इसको सबसे पहले हम रख देंगे। बस इतना ही हमें करना है। इसी फार्मूले पर आइए बनाते हैं। आप किस वर्ग में पढ़ते हैं? तो आपको बताए हैं कि इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, मे की अंग्रेजी। तो क्या हो जाएगा? इन। अब किस की अंग्रेजी लिखिए तो विच होता है, इन विच। नाउन की अंग्रेजी लिखिए क्लास। डू या डज में से क्या लगना चाहिए आपके अनुसार? तो डू। सब्जेक्ट क्या है? आप। यू। वर्ब क्या है? पढ़ना, स्टडी। अब कोई वर्ड इसमें शेष नहीं बचा तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से ऐसे इंट्रोगेटिव वाक्य को हम बनाना देखते हैं। अब आइए ऐसे इंट्रोगेटिव वाक्य देख लेते हैं जिसमें कौन शब्द आता है। यानी कौन शब्द जब आए तो इसको कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो इसको हम अफर्मेटिव के जैसे बनाते हैं। जैसे हम इस टेंस में जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे थे, जिसमें हम V1 और V5 फॉर्म का यूज कर रहे थे, इसको भी हम उसी तरीके से बनाएंगे। लेकिन यहाँ अंतर यही रहेगा कि सब्जेक्ट की जगह हमें केवल क्वेश्चन वर्ड को लगाना है। जहाँ पे हम उसको बना रहे थे तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को लिख रहे थे, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह हमें क्वेश्चन वर्ड को लिखना है। इसलिए क्वेश्चन वर्ड को लिखना है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है। इसमें क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों का काम एक ही वर्ड कर रहा है, जो कि कौन होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। इसको बनाने के लिए इसके फार्मूले को हम देख लेंगे। इसका फार्मूला क्या है? क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे जो कि हु रहेगा। इसके बाद या तो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या तो वर्ड की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब वर्ड की फर्स्ट फॉर्म कब लगाना है? तो अफर्मेटिव में आपको बताया गया है कि सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी दो या दो से अधिक हो तो उनके साथ V1 लगाते हैं। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी कि एक वचन हो तो उसके साथ हम V5 लगाते हैं, जैसा कि हम अफर्मेटिव में कर रहे थे। उसी तरीके से हमें बनाना है। बस सब्जेक्ट की जगह हमें क्वेश्चन वर्ड रखना है जो कि हु होगा इसमें। आइए देखते हैं। वाक्य को पढ़ करके हम समझते हैं कि इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। आपको कौन पढ़ाता है? इस सेंटेंस में आप जब वाक्य को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें जो पढ़ाने का काम कर रहा है वह कौन शब्द कर रहा है। और ये जो कौन शब्द है ये सिंगुलर बता रहा है, यानी अपने आप को ये सिंगुलर प्रतीत हो रहा है, अपने आप में ये सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है, जब सिंगुलर है तो V5 फॉर्म इसमें लगाएंगे। दूसरे वाक्य को देख लेते हैं। आपको कौन कौन पढ़ाते हैं? इसको पढ़ने से पता ये चल रहा है कि इसमें जो सब्जेक्ट हैं अर्थात कौन कौन, ये प्लूरल है। में पढ़ने से ये पता चल रहा है कि ये जो सब्जेक्ट हैं ये प्लूरल हुए हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो इनके साथ हम V1 लगाएंगे। तो चलिए अब आइए देखते हैं इसे बनाना। हाँ, आप इसमें सब्जेक्ट आपको यानी जो शुरू में वर्ड है इन्हें ना समझिएगा, क्योंकि ये काम नहीं इसमें कर रहे हैं। इसमें जो काम कर रहे हैं वो कौन शब्द ही इसमें काम करते हैं। तो चलिए आइए इसको बनाना सीखते हैं, देखते हैं। आपको कौन पढ़ाता है? तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? कौन है। तो इसी फार्मूले पर बनाना है। तो क्वेश्चन वर्ड हम लिख दिए हु। V1 या V5 इसमें से क्या लगना चाहिए? सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट आपको बताया गया है कि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लगना चाहिए? V5। तो इसमें वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना टीच, तो उसका V5 क्या हो जाएगा? टीचेस। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? आपको, यू। कोई वर्ड नहीं है, क्वेश्चन मार्क। आइए दूसरा वाला देख लेते हैं। आपको कौन कौन पढ़ाते हैं? इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? कौन कौन। तो हु।
2 बार कौन आया है तो हम केवल हु ही लिखेंगे, 2 बार हु को नहीं लिखेंगे। इसमें V1 या V5 क्या लगना चाहिए, ये प्लूरल है तो V1। वर्ब इसमें क्या है, पढ़ाना, यानी टीच। ऑब्जेक्ट क्या है, आपको, यू। इसमें और कोई वर्ड नहीं बचा शेष, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से आपने देखा कि कितनी आसानी तरीके से इन सारे वाक्य को बना दिया गया, एक ही फार्मूले का यूज करके। बस उसी फार्मूले में हम कुछ जोड़ दिए, कुछ हटा दिए और उसी से ये सारे वाक्य हमने बनाना सीखा, बहुत ही आसानी तरीके से। आपको ये तीनों सेंटेंस को बनाना है और बना करके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपने इन तीनों वाक्यों को किस तरीके से बनाया है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।